नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। तो आइए आज से फिर रीस्टार्ट करते हैं हम अपने आप को। और हम लोग जो बीपीएससी या स्टेट पेपर 1-2 म्यूजिक संबंधित जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उनका जो सेट नंबर 6 है उसका डिस्कशन आज करते हैं। इससे पहले 5 सेट का डिस्कशन हो चुका है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। आज का जो पहला प्रश्न है, आपको बीपीएससी का जो एडिटोरिया का जो आपको 80 प्रश्नों का सेट मिलेगा। आपको 150 टोटल रहता है, उसमें 80 म्यूजिक है, तो 80 नंबर का आपको आज डिस्कशन करते हैं। उसमें कम से कम 100 प्रश्न समझिए हो जाएगा आपका। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है पहला प्रश्न? नायक नायिका क्या होते हैं? हम लोग जो नायक नायिका संगीत में सुनते हैं उसको क्या किसे कहते हैं? नायक नायिका एक विशिष्ट राग के नाम है, या एक गीत के बोल है, या गान के संगीत में अंग है। तो नायक नायिका जो होता है वो आपको एक नाटक का गीत का क्षेत्रीय चरित्र होता है, ठीक है। तो जो जिसको हम लोग कहानियों या गान के माध्यम से क्या करते हैं, पेश करते हैं। तो इसमें से कुछ भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं। वो तो एक क्षेत्र का चरित्र है, या गान का क्या है, चरित्र है, क्षेत्र स्थल। तो इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, 72 नंबर का क्या है? घराना का अर्थ क्या होता है? एक संगीतकार का नाम, या एक राग के नाम, या संगीतीय एकता का संकेत। तो घराना का जो अर्थ होता है आपको संगीतीय एकता का संकेत हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सही उत्तर आप देख चुके हैं। इसका देखिए, ख्याल, ध्रुपद, धमार, ठुमरी, टप्पा और तराना, ये तीनों क्या है? इसके बारे में आप बताइए कि संगीत की कृतियां हैं, या संगीत के रूप है, या एक प्रकार का नृत्य है। तो देखिए, ये ख्याल भी क्या है, संगीत का एक कृति है। उसके बाद संगीत के रूप तो होगा नहीं। ध्रुपद, धमार, टप्पा, ये सब जो है आपको जो दिखाई दे रहा है, सब संगीत की एक कृति है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। सही उत्तर ए हो गया। तबले में कितने घर होते हैं? तो तबले में जो घर की संख्या होती है आप लोग जानते हैं, तबले में 16 घर होती है। टोटल कितने घर होती है? 16। और गट्टे अगर पूछे तबले में, तो गट्टे कितने होता है? 8 गो गट्टे होते हैं तबले में। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? दिल्ली बाज कहा जाता है। दिल्ली बाज किसे कहते हैं? किनार के बाज को दिल्ली बाज कहते हैं। सही उत्तर हो गया सी नंबर। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर भारतीय और कर्नाटक संगीत में राग और ताल का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर भारतीय और कर्नाटक संगीत में जो हम लोग राग और ताल का अध्ययन करते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है? ये दोनों भारतीय शास्त्रीय संगीत की मुख्य पद्धतियां हैं। तो यही हो जाएगा आपको बी नंबर राइट आंसर। ये दोनों जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत की मुख्य पद्धति है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष क्या है? एक वाद्य यंत्र है, या वैदिक कालीन संगीत का राग है, या 7 स्वर है, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इंद्रधनुष जो है वह 7 स्वर है, जिसमें कि स्वरों के स्वरूप या सरगम के जैसा इसका प्रयोग करते हैं। तो भारतीय संगीत में इसका उपयोग होता है सरगम के रूप में। तो 7 स्वर है इंद्रधनुष, 7 स्वर हो गया। सही उत्तर सी नंबर। 78 का देखिए, तिहाई में एक ही बोल समूह की कितनी बार बजाया जा सकता है? तिहाई में एक ही बोल समूह को कितनी बार बजाया जाता है? तो तिहाई मतलब 3, 3 से तिहाई हो गया। ठीक, देखिए उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृत स्वरों की कुल संख्या कितना है? यानी हिंदुस्तानी संगीत में विकृत स्वरों की कुल संख्या 5 विकृत स्वर है। हो जाएगा ए नंबर। और शुद्ध स्वर पूछे तो 2 हो जाएगा शुद्ध स्वर। और ये जो आप 2 देख रहे हैं, भरत के अनुसार कितना था? 2 विकृत स्वर था भरत के अनुसार। भरत के अनुसार कितना विकृत स्वर माना गया था? भरत के अनुसार अगर पूछे तो हो जाएगा आपको 2। याद रखिएगा कौन कौन? एक अंतर्गंधार और एक काकली निषाद। अंतर्गंधार 11वीं श्रुति पर, और काकली निषाद दूसरी श्रुति पर मानी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर में। श्रुति और स्वर के बीच क्या संबंध होता है? तो श्रुति जो है नाद से श्रुति, और श्रुति से क्या बनता है? स्वर। तो श्रुति जो है आपको, स्वर एक श्रुति का नाम है, स्वर जो है एक श्रुति का नाम है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम राग वर्गीकरण क्या होता है? ग्राम राग वर्गीकरण आपको रागों के वर्गीकरण को क्या कहते हैं? ग्राम राग वर्गीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मतंग ने कितने अलंकार माने हैं? तो मतंग के द्वारा हम लोग जानते हैं, मतंग के द्वारा जो अलंकार माने गए, अलंकार की संख्या 33 मानी गई थी। बी नंबर हो जाएगा सही उत्तर। फिर सितार में तरब के तारों की संख्या बताइए। सितार में जो तरब की तार होती है उसकी संख्या कितनी मानी गई है? 11 मानी गई तरब की संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं, आइए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 85
84 नंबर क्या है, राग की मुख्य जातियां कितनी है। तो राग की मुख्य जाति पूछा जा रहा है। अगर मुख्य जाति पूछे तो 3 हो जाएगा और कुल जातियां पूछे तो 9 हो जाएगा। साड़व, संपूर्ण, औरव हो जाता है आपको मुख्य जातियां, और उसके बाद उसी का 3 प्रकार बन के 9 प्रकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं 85 नंबर। वैदिक कालीन स्वर क्या है। संगीत रचनाओं की एक संगठन है, या संगीत वाद्य यंत्रों की एक व्यवस्था है, या आर्यों के धार्मिक संगीत के स्वर है। तो वैदिक कालीन स्वर जो था वह आर्यों के धार्मिक संगीत के स्वर था। तो राइट आंसर आपका सही उत्तर हो गया सी नंबर। 86 नंबर प्रश्न देखिए, संगीत में से संबंधित नाद कौन सा है। तो संगीत में जो नाद का प्रयोग करते हैं हम लोग आहत नाद का प्रयोग करते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद आइए 87 नंबर प्रश्न देखते हैं, कुल स्वरों की संख्या। कुल स्वर कितनी मानी गई है। तो कुल स्वर आपको 12 मानी गई है, जिसमें कि आपको 7 शुद्ध स्वर और 5 हो जाएगा आपका विकृत स्वर। तो टोटल कुल स्वर कितना हो गया, 12 स्वर हो गया। उसके बाद 88 नंबर प्रश्न देखिए, राग कामोद में कितने स्वरों का प्रयोग होता है। 3 है, 7 है, 4 है। तो राग कामोद में जो है आपको कितने स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं राग कामोद में 7 स्वर का प्रयोग करता है, जो कि कल्याण थाट से संबंधित है, और यह संपूर्ण जाति का राग हो गया। तो क्या हो जाएगा, कल्याण थाट से है तो 7 हो जाएगा इसका राग कामोद, 7 स्वर प्रयोग होता है। फिर 89 नंबर देखिए, राग जौनपुरी का संप्रकृति राग क्या है। तो राग जौनपुरी का संप्रकृति राग क्या होता है, आप लोग समझते हैं, नहीं समझते हैं तो हम बता देते हैं। संप्रकृति राग होता है कि उसी के जैसा सेम स्वर और सेम स्वर जो लगता है ना, इस कुछ हल्का सा डिफरेंट रहता है, बाद बाकी सारा का सारा एक ही जैसा रहता है दोनों राग का, तो उसी को संप्रकृति। तो राग जौनपुरी का जो संप्रकृति राग है असाबरी राग है। राग जौनपुरी में क्या होता है, आरोह करते टाइम में निषाद स्वर का प्रयोग नहीं होता है, वर्ज्य स्वर है। राग जौनपुरी में निषाद स्वर का प्रयोग बिल्कुल नहीं, ठीक है। असाबरी में, जौनपुरी में तो आरोह निषाद स्वर लगाया जाता है, लेकिन आपको असाबरी में जो है ना आरोह स्वर का प्रयोग नहीं होता है। ये जो असाबरी आपका है आंसर, तो असाबरी में बिल्कुल प्रयोग नहीं करना होता है नी का, और लेकिन जौनपुरी में क्या करते हैं, नी का प्रयोग करते हैं आरोह के टाइम में। तो क्या हो गया, साड़व संपूर्ण इसका हो जाता है राग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राग देश का संप्रकृति राग कौन है। तो राग देश के जैसा ही तिलक कामोद है, तो क्या हो जाएगा, सही उत्तर बी नंबर। फिर 91 नंबर देखिए, लोक संगति के किस क्षेत्र में अधिकतम संगीत विधाएं शामिल है। तो लोक संगीति होता क्या है, लोक संगीति जो है आपको प्राकृतिक, लौकिक और आधुनिक संगीत सभी शामिल होते हैं, लेकिन लोक संगीत इसका मुख्य हिस्सा है। तो लोक संगीत, लोक संगति का जो मुख्य हिस्सा है लोक संगीत है, उन्हीं में से कोई नहीं हो जाएगा, लोक संगीत नहीं है। फिर आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ताल में क्रिया कितने होती है। तो ताल में क्रिया पूछा जा रहा है, तो ताल में कितने प्रकार क्रिया होती है, 2 प्रकार की। सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। फिर आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद देखिए कितना नंबर है, संगीत रत्नाकर में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल जातियां ना, कुल जातियां आपको बता चुके कितना कुल जाति है, 9 प्रकार की कुल जाति है हिंदुस्तानी संगीत में। और अगर ऐसे पूछा जाए कितनी जाति है, तो मुख्य जाति हो जाता है 3 और कुल जाति तो 9। आइए 94 नंबर प्रश्न देखते हैं, संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्यायों का वर्णन है। संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी के नाम से जाना जाता है, और सप्ताध्यायी के नाम से जाना जाता है, तो इसमें कितना वर्णन है, 7 स्वर का वर्णन है। लोक संगीत में, लोक संगति में उत्तराधिकारी क्षेत्र का क्या महत्व है। तो लोक संगीत में जो है उत्तराधिकारी क्षेत्र का गायन, वादन और नृत्य तीनों सभी रहते हैं इसमें शामिल, साहित्य भी रहता है शामिल। तो ये आपको हो जाएगा 1 से अधिक, साहित्य, नृत्य और गायन सब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में 1 से अधिक उत्तर हो जाएगा इसका। आइए 96 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या है 96 में, भारतीय लोक संगति में किस अंग की मुख्यता होती है। तो मुख्य क्या होती है, लोक संगति में तो तीनों चीज आ जाता है, गायन, नृत्य और साहित्य भी आ जाता है, लेकिन मुख्य उसमें होता है साहित्य हो जाता है। सही उत्तर सी नंबर। 97 देखिए, 4 ताल, सुल ताल, तिबरा ताल, इस सब में जो है ना कौन से गायन शैली कहलाती है। तो 4 ताल, सुल ताल, तिबरा ताली जो होता है, इसमें आपको ध्रुपद गायन शैली किया जाता है, और ध्रुपद जो गायन शैली है वह गंभीर प्रकृति का गायन शैली होता है। तो इसमें जो है ना आपको छाती पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, तो ध्रुपद अभी ना के बराबर होता है। अब क्या होता है, ख्याल गायन, ध्रुपद का स्थान कौन ले लिया है, ख्याल गायन शैली ने ले लिया है। नाद की कितनी विशेषताएं होती है।
हम लोग जानते हैं नाद दो प्रकार के होते हैं, आहत नाद, एक अनाहत नाद। तो 2 हो जाएगा सही उत्तर। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विकृत स्वरों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो नारद भी किए थे विकृत स्वर, सारंग देव भी किए थे और मतन भी किए थे। तो सबसे पहले तो इसे नारद होना चाहिए विकृत स्वरों का प्रयोग, ठीक है ना। तो राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। लेकिन विकृत स्वरों का प्रयोग सब मिल करके किए, तीनों का तीनों, तो एक से अधिक उत्तर हो जाना चाहिए। फिर देखिए, प्रमुख गायन शैलियों में कौन कौन सी है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय, हाँ, तो प्रमुख गायन शैली कौन सी है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो है वह प्रमुख गायन शैली है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस शैली में विशेष रूप से राग रस को महत्व दिया जाता है? तो विशेष रूप से राग रस को महत्व जो दिया जाता है सूफी संगत में। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर। 101 के बाद आइए 102 नंबर देखते हैं। हाँ, 102 देखिए क्या है कि पांडवानी लोक संगीत किस राज्य का है? तो पांडवानी लोक संगीत जो है वह आपको हो जाएगा कहाँ का? राजस्थान का। और यह राजस्थान ही नहीं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इधर भी फैला हुआ है आपको पांडवानी। तो पांडवानी ऐसे छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से आता है। तो लोक संगीत किस राज्य से है? तो राजस्थान है, तो आंसर में हो जाएगा राजस्थान। आइए उसके बाद प्रश्न देखते हैं, पोवाडो लोक संगीत किस राज्य का है? क्या है अगला प्रश्न? पोवाडो लोक संगीत किस राज्य का है? तो पोवाडो लोक संगीत जो है यह आपको महाराष्ट्र का है। इसमें ऑप्शन है पंजाब, बिहार, कश्मीर, तो होगा नहीं, महाराष्ट्र होना चाहिए। महाराष्ट्र है नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर? इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के लोक संगीतों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बिहार का जो लोकगीत है इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? कृषि और गांव के जीवन को दर्शाने का काम करते हैं हम लोग। तो बी नंबर हो जाएगा इसका। हम लोग का जो लोकगीत है उसमें क्या करते हैं? कृषि और गांव के जीवन को दर्शाते हैं। फिर देखिए, इस वाद्य को कमानी द्वारा बजाया जाता है। तो इसमें से कौन सा वाद्य है? वीणा है, वायलिन है, गिटार है। तो इसमें कौन वाद्य है जिसको हम लोग किस चीज से बजाते हैं? कमानी के द्वारा बजाते हैं। तो वायलिन को जो बजाते हैं आप लोग कमानी के द्वारा बजाते हैं, बिल्कुल सही। आइए अगला प्रश्न देखिए, यह राग काफी थाट का है। तो इसमें से कौन सा राग है जो काफी थाट का है? देसी है, भीमपलासी है, ललित है। तो आप लोग जानते हैं कि भीमपलासी जो है यह राग हो जाता है किसका? काफी थाट का। इसमें गौनी कोमल गौनी प्रयोग होता है, कोमल प्रयोग होता है काफी थाट में, ठीक ना। तो भीमपलासी आपको काफी थाट का राग हो जाता है। आइए उसके बाद प्रश्न देखते हैं, गायक के गुण दोष को क्या कहते हैं? स्वरों में सुंदरता की कमी, बिल्कुल। अगर गायक का दोष ही हुआ ना, स्वरों में अगर सुंदरता की कमी तो अच्छा गायक तो हुआ नहीं, वह एक दोष है गायक का। ताल में अनियमितता, ताल भी गड़बड़ हुआ तो वो भी उसका दोष है। श्रुति के अस्तित्व में विघ्न, ये भी क्या हो गया? उसका दोष ही हो गया। उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा इसका उत्तर, गायक के गुण दोष। अगला प्रश्न देखिए, गंभीर प्रकृति का गीत कौन सा है? तो आप जानते हैं ध्रुपद जो है गंभीर प्रकृति का गीत है, ठुमरी तो चंचल प्रकृति का है। तो ध्रुपद यह गंभीर प्रकृति का गीत है। और ये जो आपको ध्रुपद है इस पे कंठ और फेफड़ा पर क्या होता है? ज्यादा बल पड़ता है, इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं। ध्रुपद को किस गीत? गंभीर प्रकृति के साथ साथ इसको जो है ना मर्दाना गीत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्दाना गीत कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, मर्दाना गीत किसे कहा जाता है? तो ध्रुपद को कहते हैं। अब धीरे धीरे ध्रुपद का स्थान आपको ख्याल ने ले लिया है, क्योंकि ध्रुपद गाने वाले ज्यादा रहे नहीं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना क्या कहलाती है? स्वरों का जो तालबद्ध रचना है राग में जो प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है? स्वर मालिका कहलाता है। राइट आंसर हो गया आपको बी नंबर। आगे प्रश्न देखिए, भरत ने विकृत स्वरों की संख्या कितनी मानी है? तो हम बता चुके हैं भरत के द्वारा विकृत स्वर कितना माना गया है? 2 माना गया है। कौन कौन? एक तो अंतर्गंधार और दूसरा क्या माना गया है? अंतर्गंधार, और एक होता है काकली निषाद। काकली निषाद। अंतर्गंधार माना गया आपको 11वीं सुरीति पर और काकली निषाद दूसरी सुरीति पर। दोनों बात याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है प्रश्न। चलिए आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, आफ्ताब ए मौसीकी किसे कहा जाता है? अब देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है, आफ्ताब ए मौसीकी जो है ना उस्ताद फयाज खान को कहा जाता है। तो उस्ताद फयाज खान को क्यों आफ्ताब ए मौसीकी कहा जाता है? क्योंकि देखिए आफ्ताब जो है ना ये उस्ताद फयाज खान बचपन से ही इसमें प्रकृति नेचुरली समझिए घन, मंद और गंभीर कंठ इसका उपहार था भगवान के द्वारा, कि यह एकदम सहज और मधुर जैसे स्वर इनका था। तो श्रोताओं पर जो है ना इसका रस का वर्षा अगर करते थे, तो इसीलिए इसको जो है ना आफ्ताब ए मौसीकी के नाम से उपाधि इसको मिल गया, आफ्ताब ए मौसीकी। तो उस्ताद फयाज खान को
बहुत ही इसका आवाज़ एकदम पतला कंठ सुरीली था उस्ताद फयाज खान का, जो कि आगरा घराना से संबंध रखते हैं। ये भी बहुत बार इस बार भी एग्जाम में पूछा गया था, उस्ताद फयाज खान किस घराने से संबंधित है। बीपीएससी में इस बार 2.0 में पूछा गया। आगरा घराने के विशेष संबंध किस घराने से है, तो आगरा घराने का जो विशेष संबंध है आपको ग्वालियर घराना से हो जाएगा, क्योंकि आगरा घराने के जो जाने जाते हैं, क्या कहते हैं आपको, जो आगे चलकर आगरा घराने के जो प्रवर्तक है ग्रंथ है घग्गे खुदाबख्श। हाँ, घग्गे खुदाबख्श जो है आगरा घराना के प्रवर्तक थे। वो आपको ग्वालियर घराना के जो नथन पीर बख्श महाराज है उनसे क्या किए थे, शिक्षा ग्रहण किए थे, और ये क्या किए थे, फिर अपना आगरा आ गए वहां से रहने के लिए, तो आगरा घराना का जन्म हो गया। ठीक है, घग्गे खुदाबख्श जो है आपको नथन पीर बख्श जो थे ग्वालियर घराना से संबंधित थे, तो उसी से दीक्षा लेकर के ये क्या आए, आगरा आ गए, और वहाँ फिर आगरा घराना का में इसका क्या हुआ, उसका जो कुछ ग्वालियर घराना से शब्द लेकर के कुछ अपना बना करके एक आगरा घराना ही बन गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जो व्यक्ति पद रचना व स्वर रचना करता है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए जो व्यक्ति पद रचना और स्वर रचना करते हैं उसे वाग्यकार कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपको सी नंबर। फिर देखिए कोमल स्वर कितने होते हैं, आप जानते हैं कोमल स्वर जिन स्वरों की ध्वनि शुद्ध स्वरों से उतरी हुई अथवा हल्की होती है उन स्वरों को कोमल स्वर कहते हैं। 3 है, 4 है, 7, तो कोमल स्वर क्या हो जाएगा, 4 गो कोमल स्वर है। कौन सब है कोमल स्वर? कोमल स्वर होता है अपने शुद्ध स्वर से नीचा वाला अवस्था को, तो रे, ग, ध, नी, ये चारों स्वर क्या होता है, कोमल होता है। और एक होता है आपको तीव्र स्वर, कौन सा होता है, तीव्र। तीव्र हो जाता है आपको मोह ऊपर चलता है, लेकिन सापा जो है एकदम शुद्ध अवस्था में रहता है, उसका कोई विकृत कोमल कुछ नहीं होता है। आइए राग मियाँ मल्हार का समप्रकृति राग जानते हैं, तो 115 का जो राइट आंसर हो, दोनों है आपको काफी, राग मियाँ मल्हार का जो समप्रकृति राग हो जाएगा उसमें क्या होना चाहिए, गो कोमल होना चाहिए, और दोनों निषाद का प्रयोग होता है, क्योंकि काफी तट का जन्य राग है, इसमें काफी तट का जन्य राग है नहीं कोई, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 116 नंबर क्या है कि राग अड़ाना का समप्रकृति राग क्या है। आप जानते हैं राग अड़ाना का, दरबारी कान्हाड़ा जो है राग अड़ाना का क्या है, समप्रकृति राग हो जाता है, तो 116 का क्या हो जाएगा सही उत्तर, बी नंबर हो जाएगा। ये जो असावरी थाट से संबंधित है, ये जो राग है दोनों राग अड़ाना आपको असावरी थाट से संबंधित है, ये भी बात आप याद रख सकते हैं, क्योंकि दोनों में ग, ध और नी कोमल लगता है। ठीक, आगे प्रश्न देखिए 117 में क्या है, राग के स्वरों का विस्तार किसमें मिलता है, तो राग आलाप जो करते हम लोग, राग आलाप में ही राग के स्वर का विस्तार देखने को मिलता है, जिसके टोटल 10 लक्षण माने जाते हैं। आगे पढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुरिया और धनाश्री मिश्रित राग कौन सा है, क्या है, पुरिया और धनाश्री मिश्रित राग कौन सा है, तो पुरिया धनाश्री आप नाम से ही है, पुरिया धनाश्री हो जाएगा आपको 118 का सी नंबर, जो कि स्वयं जो है ना दोनों अलग अलग राग है, और पुरिया और धनाश्री दोनों एक दूसरे का क्या है, मिश्रण है, काफी थाट से संबंधित राग है। आइए उसके बाद देखिए, जो कुछ भी हम कानों द्वारा ग्रहण करते हैं वह क्या कहलाता है, तो ध्वनि कहलाता है। आइए ध्वनि का आधार क्या होता है, अगला प्रश्न है ध्वनि का आधार क्या होता है, तो कंपन। जब तक कंपन नहीं होगा, कहीं किसी वस्तु का हम लोग कंपन नहीं उत्पन्न होता है, तब तक क्या होता है, ध्वनि नहीं उत्पन्न। जैसे कि तानपुरे के तार को अगर हम लोग छेड़ते हैं तो क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, उससे क्या ध्वनि उत्पन्न होता है, तो सही उत्तर हो गया सी नंबर। फिर देखिए अचल स्वर पूछा जा रहा है, अचल स्वर कौन सा है, तो आप जानते हैं अचल स्वर की संख्या 2 ही होती है, सा और प। टोटल 5 स्वर विकृत हो सकता है, लेकिन सा और प कभी विकृत नहीं होता, इसीलिए इसको अचल स्वर कहा जाता है। ठीक, सही उत्तर हो गया आपको सी नंबर। 121 के बाद आइए 122 नंबर देखते हैं, कहाँ है 122, इधर है, आइए ऊपर चलते हैं। हाँ, 122 में क्या है कि 4 वस्तुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, तो आप लोग जानते हैं 4 वस्तुओं का मिश्रण चतुरंग कहलाता है। पंडित किशन महाराज कौन सा वाद्य बजाते थे, तो पंडित किशन महाराज जो है, आप जानते हैं पंडित किशन महाराज कौन सा वाद्य बजाते थे, तो तबला के लिए तबला वादक है पंडित किशन महाराज। आगे प्रश्न देखिए, कौन सी ताल 14 मात्रा की नहीं होती है, तो 14 मात्रा की नहीं ताल कौन सी होती है, तो टप्पा आपको 14 मात्रा की नहीं होती, दीपचंदी धमार जो है वो होती है, लेकिन ये टप्पा नहीं होती है। आगे प्रश्न देखिए, राग रागनी वर्गीकरण में कितने मत प्रमुख है, तो हम लोग जानते हैं राग रागनी में 4 प्रकार से 4 गो राग और उसका वर्गीकरण जो किया गया है, तो राग रागनीकरण के कितने मत है, 4 है। कौन कौन, शिव, कृष्ण, भरत, हनुमत। शिव कृष्ण मत जो है इसमें आपको 6 रागनियां माना गया है, 2 राग का 6 रागनियां माना गया है, लेकिन
आपको भरत और हनुमत का जो है 5-5 रागनियाँ माना गया है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, पूछ देता है कि शिव और कृष्ण के कितने राग रागनियाँ माना गया है, भरत के कितने माने गया है। तो ये बात आपको याद रखना। आगे 126 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, पंडित अहवल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो संगीत पारिजात जो पुस्तक है पंडित अहवल के द्वारा लिखा गया है। आगे प्रश्न देखिए, भीमपलासी राग किस स्वर पर न्यास कर सकते हैं। तो भीमपलासी राग के बारे में आप जानते हैं, सा, कोमल ग, म और प, इन सभी पर क्या कर सकते हैं, ये भीमपलासी राग जो है इसका न्यास स्वर कहलाता है। तो इनमें ध है, रे है, तो ये तो होगा नहीं। एक प है, प दिखाई दे रहा है, तो प तो होना चाहिए क्योंकि भीमपलासी राग का जो न्यास का स्वर है प आता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको सी नंबर, न्यास का स्वर आता है, लेकिन इसमें एक ही स्वर है तो और होना चाहिए। तो ये सही उत्तर अगर देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सा, ग, म, प, म होना चाहिए, तो सा तो होना चाहिए। भीमपलासी राग का न्यास का स्वर सा के साथ अगर आप म लेते हैं तब हो सकता है, प हो सकता है, या ग ले सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सारंगी है, इस सारंगी इसराज वाद्य किससे बजाया जाता है। सारंगी और इसराज ये दोनों वाद्य जो है, वाद्य आप जानते हैं कि 4 प्रकार के वाद्य हैं माने गए हैं। कौन कौन, तत्ववाद, अवनदवाद, घनवाद और सुशिरवाद। तार वाला वाद बजाते हैं, तत्ववाद हो गया, अवनद हो गया जिसमें चमड़ा उमड़ा से रहता है, घनवाद हो गया जो धातु और से बनता है, और सुशिरवाद हो गया जिसको कि वायु की जरूरत होती है। तो ये सारंगी और इसराज जो वाद है घनवाद की श्रेणी में, तो गज से बजाते हैं। आइए अगला प्रश्न चलते हैं, 128 के बाद 129 में क्या है, ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मीड के लिए पश्चात संगीत में क्या नाम है। मीड के पश्चात, मीड का जो हम लोग जिसको मीड कहते हैं वही पाश्चात्य संगीत में मीड को क्या कहते हैं, स्लर कहते हैं, स्लर कहते हैं। तो राइट आंसर आपको सही उत्तर बी नंबर। 7 स्वर वाले राग को क्या कहते हैं, तो संपूर्ण जाति का राग कहते हैं, है ना। इनमें से 6 स्वर रहेगा तो साड़व, 5 स्वर रहेगा तो औड़व। इनमें से एक अवनदवाद की श्रेणी में आता है। कौन सा अवनदवाद है, तो मृदंग, ढोल हो गया, या मृदंग 2 मुंह वाला ढोल को मृदंग कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अवनदवाद की श्रेणी में आएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, राग की कितनी जातियां होती है। तो आपको बता चुके हैं राग की मुख्य 3 जातियां होती है, और कुल प्रकार की अगर जाति पूछा जाए तो 9 प्रकार की जाति होती है। अगला प्रश्न देखिए, किस विद्वान ने अपने ग्रंथ में सबसे पहले राग शब्द का प्रयोग किया है। तो राग शब्द का जो प्रयोग किया गया है सबसे पहले आपको बृहदेशी ग्रंथ में किया गया था। कौन ग्रंथ में किया गया है, बृहदेशी ग्रंथ में किया गया आपको राग स्वर का प्रयोग, राग शब्द का प्रयोग। ये बात आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, राग शब्द का प्रयोग सबसे पहले बृहदेशी ग्रंथ में, जो कि मतंग के द्वारा लिखा गया है। तो कौन हो जाएगा सही उत्तर, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, तराना गायन शैली किसके समान होती है। तो तराना जो गायन शैली है, हम लोग जो अभी ख्याल गायकी करते हैं उसी के समान क्या होती है, तराना गायन शैली होती है। तो 134 का जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। भरत काल में वृंद को क्या संज्ञा दी गई है। तो भरत काल में जो वृंद है उसको कुतुब की संज्ञा दी गई है, सही उत्तर हो जाएगा ए। आइए अगला देखिए प्रश्न क्या है, यति के प्रकार। यति के कुल 7 प्रकार माने गए हैं, तो आपको याद रखना है यति के कुल प्रकार 7। फिर देखिए 137 नंबर प्रश्न है कि तबले पर बजने वाले बोल तालबद्ध होकर जब अभ्यास में आने लगे तो क्या कहलाता है। तबले पर जो हम लोग स्वर बजाते हैं तालबद्ध होकर जब वह अभ्यास में आता है तो उसे क्या कहते हैं, कायदा कहते हैं। तो याद रखिएगा आपको कायदा, इसका सही उत्तर हो गया कायदा। थोड़ा सा आवाज़ का दिक्कत होगा क्योंकि बगल में एग्जाम चल रहा है तो उसमें साउंड का आवाज़ आ सकता है आपको, तो मैनेज कर लीजिएगा, अपना ध्यान दीजिए इधर। संपूर्ण साड़व जाति में कितने स्वर होते हैं। तो संपूर्ण मतलब 7 स्वर, साड़व मतलब 6 स्वर, औड़व मतलब क्या होता है 5 स्वर, यही तीनों जाति है। तो इसमें संपूर्ण साड़व तो 7 स्वर और 6 स्वर हो जाएगा, ये सही उत्तर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पस्तो ताल में कितनी मात्रा होती है। तो आपको जानना चाहिए पस्तो ताल में जो है कितनी मात्रा होती है। पस्तो ताल में होती है आपको 7 मात्रा होती है, तो सही हो जाएगा उत्तर सी नंबर, पस्तो ताल में मात्रा की संख्या 7। विकृत स्वर कितने हैं। तो हम जानते हैं विकृत स्वर टोटल 5 है। कौन कौन, रे ग धानी कोमल विकृत और मोह होता है तीव्र विकृत, तो टोटल 5, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, 5 है नहीं इसमें। अगला प्रश्न देखिए, संगीत नामक पत्रिका किस स्थान से निकलती है। तो आप अगर संगीत नामक पत्रिका की बात करते हैं तो यह हथरस से निकलती है। कहाँ से, हथरस, सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आइए अगला प्रश्न क्या है, 143 142 नंबर है। 142 में क्या है कि विभिन्न तालवादों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को क्या कहते हैं। विभिन्न तालवादों को अगर सामूहिक रूप से प्रदर्शन करते हैं
तो उसको क्या कहा जाता है, वाद्य वृंद कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपको सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, पंचम सवारी ताल कितने मात्राओं के होते हैं। पंचम सवारी ताल जो है आपको 15 मात्रा की होती है। सही उत्तर सी। अगला प्रश्न, इनमें से एक औरव जाति का है, इनमें से कौन राग आपको दिखाई दे रहा है जो औरव जाति का है, तो इसका सही उत्तर बिहाग हो जाएगा, राग बिहाग, जो कि औरव जाति के संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, तार सप्तक की ध्वनि का स्थान क्या है। तो हम लोग जानते हैं तार सप्तक जो कि सबसे ऊंचा स्वर होता है तार सप्तक में, तो तालु के द्वारा जो है तार सप्तक में ध्वनि निकलता है। ये जो छाती आपको दिख रहा है ये मंद्र सप्तक का हो जाता है छाती, और कंठ से जो आवाज निकलता है वह क्या होता है, मध्य सप्तक का। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंठ से आवाज़ निकालते हैं और यह मध्य सप्तक में ही गायन ज़्यादा से ज़्यादा गायक करते हैं अभी। उसके बाद देखिए उस्ताद फयाज खां जो कि स्वर के बादशाह के लिए जाने जाते हैं और यह संबंधित है आगरा घराने से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है। तो ये जो 17वीं शताब्दी और में जहाँ जिस टाइम में ग्रंथ और लिखना बिल्कुल एकदम समझिए मना, औरंगजेब के समय की बात है, उस टाइम में वेंकटमुखी के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया था, चतुर्दंड प्रकाशिका। तो राइट सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रुद्र ताल में कितनी मात्रा होती है। तो हम लोग जानते हैं रुद्र ताल में जो मात्रा की संख्या है वह 11 होती है। अगला प्रश्न देखिए, रजाखानी बाज को क्या कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं रजाखानी बाज जिसको पूर्वी बाज भी कहा जाता है, और एक होता है पूर्वी बाज और एक होता है पश्चिमी बाज। तो पश्चिमी बाज जिसको दिल्ली बाज, रजाखानी को आप लखनऊ बाज के नाम से जानते हैं। लखनऊ है उत्तर प्रदेश का, लखनऊ बाज उत्तर प्रदेश, तो इसमें लखनऊ है नहीं कहीं, तो एक ई हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष संगीत पारिजात लिखा गया था। तो संगीत पारिजात जो पुस्तक है वो आपको 1650 ईस्वी में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, पंडित अहोबल के द्वारा। यह बात आप याद रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए आपका यहाँ प्रश्न खत्म होता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।